पहला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के संग्राम में लखनऊ में हुए विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया, लेकिन इसको दबाने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो इसके ऑप्शन है मेजर नील, मेजर कैम्पबेल, विंसेंट आयर, निकोलसन। तो इसका सही उत्तर जो है वो है मेजर कैम्पबेल। आपको पता है कि 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है और भारत के कुछ प्रमुख चिन्हित जगहों पर यह विद्रोह जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ा था। इस क्रम में भारत के प्रमुख क्षेत्रों में जैसे दिल्ली में इसका नेतृत्व बहादुर शाह ने किया था, जबकि हडसन और निकोलसन के द्वारा इसे दफना दिया गया था यानी दबा दिया गया था। कानपुर का नेतृत्व नाना साहब ने किया था और कैम्पबेल द्वारा इसे दबाया गया था। झांसी में लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया और ह्यूरोज के द्वारा इसे दबाया गया था। बिहार के जगदीशपुर में कुंवर सिंह द्वारा इस आंदोलन को आग दी गई यानी हवा दी गई और विलियम टेलर द्वारा इस विद्रोह को दबा दिया गया था। उसी प्रकार से बेगम हजरत महल के द्वारा लखनऊ के क्षेत्र में इस विद्रोह का नेतृत्व किया गया, लेकिन मेजर कैम्पबेल के प्रयासों के बनस्पत इस विद्रोह को दबा दिया गया था। आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। साइमन आयोग को श्वेत कमीशन कहा जाता है, इसके गठन का उद्देश्य निम्न में से क्या है? ऑप्शन ए, भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण के लिए। ऑप्शन बी, भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा हेतु। भारत शासन अधिनियम 1909 की समीक्षा हेतु। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा हेतु। तो नवंबर 1927 में साइमन आयोग का गठन किया गया था और इसका जो मूल उद्देश्य रखा गया था वो रखा गया था कि भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा की जाएगी, लेकिन इसके जितने भी सदस्य रखे गए थे वो सभी ब्रिटिशर्स थे यानी श्वेत थे, जिसके कारण भारत में साइमन गो बैक जैसे नारे लगे थे। जब यह साइमन का कमीशन जो है भारत में फरवरी 1928 में आया तो भारतीयों ने इसका खुलकर विद्रोह किया और इसे लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन गो बैक जैसे नारों के तहत इसका विरोध किया गया था। आते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। भारतीय तिरंगे को सर्वप्रथम किसके द्वारा फहराया गया? ऑप्शन ए, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वर्तमान जो तिरंगा झंडा है इसको सबसे पहले फहराने का श्रेय जवाहरलाल नेहरू को मिला। यह कांग्रेस अधिवेशन जो 1929 में हुआ था रावी नदी के तट पर लाहौर में, उसी के दौरान चूंकि जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी तो उन्हीं के द्वारा जो है यह तिरंगा फहराया गया था। चौथे प्रश्न की ओर आते हैं। गांधी ने 1932 ईस्वी में उपवास प्रधानता किस लिए किया था? आपको पता है कि गांधी जी ने 1932 में जो है कम्युनल के विरोध में जो है उपवास किया था। तो इसका ऑप्शन आपको देख लेते हैं। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा जो है सांप्रदायिक अधिनिर्णय लिया गया था और जिसके तहत भारत में मुसलमान, सिख, दलित आदि के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की, जिसके कारण जो है इसे भारतीय समाज को तोड़ने वाला एक अधिनियम मानते हुए गांधी जी ने उपवास स्वीकार किया और उन्होंने यरवदा जेल में अनशन की, जो कि आमरण अनशन था। बाद में दलितों के नेता BR अम्बेडकर और गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ जिसे पूना पैक्ट कहा जाता है और इस पूना पैक्ट के बाद जो है गांधी जी ने अपना अनशन तोड़ दिया था। पूना पैक्ट के दौरान जो है आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ा दी गई थी, लेकिन जो विभाजनकारी नीति थी उसे कम किया गया था। इसमें 71 सीटों को बढ़ा करके 147 कर दी गई थी। पांचवा प्रश्न है, ऋग्वेद के 9वें मंडल का संबंध किस देवता से है? ऑप्शन है अग्नि, वरुण, इंद्र, सोम। तो सबसे पहले जान ले कि ऋग्वेद में जो है 10 मंडल हैं और इस 10 मंडल में जो मंडल 2 से लेकर 9 तक है ये काफ़ी प्राचीन है, जबकि 1 और 10 जो है इसमें बाद में जोड़े गए थे। हालांकि पूरा का पूरा ऋग्वेद ही भारतीय ग्रंथ श्रृंखला में सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसमें अलग अलग देवताओं को अलग अलग मंडल संबोधित किए गए हैं, जिसमें से 9वां मंडल काफ़ी बार प्रश्न में पूछा जाता है। यह देवता सोम को संबोधित है, यानी सोम जो पेय पदार्थ यानी वनस्पति के देवता को यह संबोधित किया गया है। छठा प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे? तो आपको पता है कि 4 बौद्ध संगतियां आयोजित हुई थी, जिसमें से प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन है वसुमित्र, अश्वघोष, महाकश्यप, शाबाकामी। इसका सही उत्तर है महाकश्यप। तो आइए थोड़ा सा विशेष रूप से जान लेते हैं इसके संबंध में। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन राजगीर में हुआ था, जिसे राजगृह कहा जाता था। महाकश्यप के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुआ, जहां सबा कमीर ने इसकी अध्यक्षता की। तृतीय पाटलिपुत्र में हुआ, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्स के द्वारा की गई। चौथा कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित हुआ था, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र के द्वारा की गई थी।
तो ये एक टेबल बना करके निश्चित रूप से याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित वीडियो भी अपलोडेड है, उसे अच्छे से देख लीजिएगा तो काफ़ी कुछ याद हो जाएगा। 7वां प्रश्न है, अदीना मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? तो सबसे पहले ये जान लीजिए, अदीना मस्जिद जो है वो बंगाल में है। ऑप्शन है गयासुद्दीन आजम शाह, सुल्तान सिकंदर, अलाउद्दीन हुसैन शाह, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बंगाल के एक शासक थे सुल्तान सिकंदर शाह, उन्हीं के द्वारा जो है ये अदीना मस्जिद का निर्माण जो है किया गया था। तो ये प्रश्न के रूप में अगर पूछा जाए तो निश्चित रूप से इसका उत्तर याद रखेंगे। 8वां प्रश्न है, अबुल हसन नामक चित्रकार किस शासक के दरबारी थे? ऑप्शन है अकबर, शाहजहां, जहांगीर, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि जहांगीर का जो शासनकाल था वो चित्रकला का स्वर्णयुग माना जाता है, और उस दौरान दो प्रमुख जो चित्रकार थे उसमें से एक थे उस्ताद मंसूर और दूसरे थे अबुल हसन। अबुल हसन जो थे वो मुख्य रूप से मनुष्य का चित्र, व्यक्ति का चित्र बनाने के लिए चर्चित थे, जबकि अगर बात करें उस्ताद मंसूर की तो वो पक्षी के चित्र बनाने के लिए जो है काफ़ी चर्चित थे और इसके लिए जाने जाते थे। इसके अलावा बिसंदा, मनोहर दास इत्यादि प्रमुख चित्रकार भी जहांगीर के दरबार में रहते थे। 9वां प्रश्न है, टी शब्द किस खेल से संबंधित है? ये प्रीवियस ईयर से रिलेटेड प्रश्न है। ऑप्शन है कबड्डी, वॉलीबॉल, गोल्फ, स्नूकर। तो टी शब्द का जो प्रयोग है वो गोल्फ खेल के दौरान किया जाता है, और गोल्फ खेल आप जानते हैं दुनिया के सबसे महंगे खेलों में से एक है, और ये इसके मिल्खा सिंह जो है इस खेल से संबंधित हैं। आते हैं प्रश्न अगले, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन है जर्मनी, जापान, रूस, ब्रिटेन। तो इसका सही उत्तर है ब्रिटेन। शुरुआती दौर के जो मुख्य इस्पात संयंत्र भारत में स्थापित हुए थे वो अलग देशों से सहयोग प्राप्त करके स्थापित हुए थे। तो आइए इसके प्रमुख उदाहरण देख लेते हैं। भिलाई छत्तीसगढ़ का जो उद्योग है वो सोवियत संघ रूस की सहायता से, राउरकेला जर्मनी की सहायता से, बोकारो। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है धौलावीरा, कचकारन, कालीबंगा, लूनी नदी, राखीगढ़ी, घग्गर, रोपड़, सतलज। इसका सही उत्तर है कालीबंगा लूनी, क्योंकि कालीबंगा जो है वो लूनी नदी के तट पर नहीं है बल्कि यह घग्गर नदी के किनारे स्थित और राजस्थान राज्य से संबंधित है। और कालीबंगा मुख्य रूप से काले रंग के चूड़ियों एवं जो है जूते हुए खेत प्राप्त होने के कारण चर्चित रहा है। इसके अलावा रोपर पंजाब राज्य में स्थित है, धौलावीरा गुजरात में, राखीगढ़ी हरियाणा का प्रमुख सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल है। आते हैं 12वां प्रश्न, किस उपनिषद में सभी आश्रम व्यवस्था का वर्णन मिलता है? ऐतरेयोपनिषद, मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद और जाबलोपनिषद। तो आपको पता है कि आश्रम व्यवस्था के तहत 4 आश्रम हुआ करते थे, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ये सभी 25-25 वर्षों के निर्धारित थे, यानी एक मनुष्य की औसत आयु 100 वर्ष मानी गई थी। और इसका वर्णन जो है वो जावलोपनिषद के माध्यम से मिलता है, और जावलोपनिषद में ही चारों आश्रम की पहली चर्चा जो है वो की गई है। इसके अलावा सत्यमेव जयते जो एक राष्ट्रीय वाक्य है, यह मुंडको उपनिषद से प्राप्त होता है। आते हैं 13वें प्रश्न की ओर, महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन बने थे? तो आपको पता है कि महाराजा रंजीत सिंह जो थे वो पंजाब के एक प्रमुख शासक थे, उन्हें शेरे पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। तो उनके मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी जो है वो खड़क सिंह बने थे। 1839 में रंजीत सिंह के मृत्यु के बाद खड़क सिंह को जो है उत्तराधिकारी के रूप में चुना गया था। महाराजा रंजीत सिंह जो है वो सुकूर चकिया मिशल के प्रमुख जो है शासक हुआ करते थे। 14वां प्रश्न है, एहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ऑप्शन है रुद्रदामन, समुद्रगुप्त, पुलकेशिन द्वितीय, स्कंदगुप्त। इसका सही उत्तर है पुलकेशिन द्वितीय। एहोल अभिलेख का संबंध चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय से है। इस अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय की विजयों का वर्णन है। इसी अभिलेख में जो है पुलकेशिन द्वितीय द्वारा हर्षवर्धन को हराने के संबंध में भी जानकारी मिलती है। तो ये रवि कीर्ति के अभिलेख के रूप में भी जाना जाता है, और यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा गया है। ये आप एहोल का देख सकते हैं कर्नाटक में, और यहाँ से आने वाले प्रश्नों को निश्चित रूप से याद रखेंगे। 15वां प्रश्न है, वल्लभाचार्य के चारे प्रवर्तक थे, अद्वैतवाद के, द्वैतवाद के, द्वैताद्वैतवाद के, शुद्धाद्वैतवाद के। तो वल्लभाचार्य के द्वारा जो प्रवर्तन दिया गया था वो दिया गया था शुद्धाद्वैतवाद के संबंध में। आइए थोड़ा सा और जान लें कि अद्वैतवाद जो है वो शंकराचार्य के द्वारा दिया गया था, विशिष्टाद्वैतवाद जो है वो रामानुजाचार्य के द्वारा, द्वैतवाद जो है वो माधवाचार्य के द्वारा, द्वैताद्वैतवाद जो है वो निम्बार्क के द्वारा,
तथा शुद्धाद्वैतवाद जो है वो वल्लभाचार्य के द्वारा दिया गया था। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर जो है वो वल्लभाचार्य के द्वारा शुद्धाद्वैतवाद। आते हैं 16वां प्रश्न। मुगल शासक अकबर ने किस सुख गुरु को गोइंदवाल जाकर के भेंट की और उनकी पुत्री बीबी भानी को कुछ जमीन दान में दी? तो इसका सही उत्तर जो है वो गुरु अमरदास है। सिखों के गुरु अमरदास जो सिख गुरु थे अकबर के समय में, अकबर ने उस समय जो है पंजाब की यात्रा की और उस दौरान उन्होंने उनकी पुत्री बीबी भानी से मुलाकात की और उन्हें लगभग 500 बीघा ज़मीन दी थी। बाद में अमरदास की पुत्री बीबी भानी का विवाह रामदास जी से हुआ और रामदास जी के द्वारा इस जमीन पर जो है अमृतसर नगर बसाया गया, जो वर्तमान में भी मौजूद है। आते हैं 17वां प्रश्न। पाइका विद्रोह के प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो सबसे पहले जान ले पाइका विद्रोह क्या है। तो ये एक प्रकार का जनजातीय विद्रोह था जो उड़ीसा के क्षेत्र में हुआ था। ऑप्शन है दुर्जन सिंह, सेवाराम, बख्शी जगबंधु, भगत जवाहर मल। इसका सही उत्तर है बख्शी जगबंधु। पाइका विद्रोह जो है 1817 में हुआ था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध जो है स्थानीय लोगों का एक विद्रोह था। इस विद्रोह का नेतृत्व जो है वो बख्शी जगबंधु ने किया था, लेकिन अंग्रेजों ने निर्दयता पूर्वक जो है इस विद्रोह को दबा दिया था। हालांकि अभी हाल ही में 200 वर्ष पूरे होने के बाद इसे 2017 में एक विशेष उत्सव के रूप में उड़ीसा में मनाया गया। 18वें प्रश्न में आते हैं। सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए। एक तरफ परियोजना से संबंधित अलग अलग परियोजनाएं हैं तथा दूसरी तरफ नदी का नाम दिया गया है। एक तरफ है बगलिहार परियोजना, उकाई परियोजना, तुलबुल परियोजना, जायकवाड़ी परियोजना तथा नदी में तापी, झेलम, चिनाब, गोदावरी। तो इसका सही सुमेल है बगलिहार जो परियोजना है ये चिनाब नदी पर स्थित है। इसके अलावा उकाई परियोजना का संबंध तापी नदी से है, तुलबुल परियोजना का संबंध झेलम नदी से है और जायकवाड़ी परियोजना का संबंध गोदावरी नदी से है। इसलिए ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न है प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम कैसे निकाला जाता है? तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए एक सूत्र का उपयोग किया जाता है जिसमें राष्ट्रीय आय में जनसंख्या से यदि भाग दिया जाता है तो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी जो है सही उत्तर है। किसी भी देश की कुल जनसंख्या अगर राष्ट्रीय आय यानी कुल राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से हम भाग देंगे तो प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। यहाँ हमेशा ध्यान रखेंगे कि यहाँ ये नहीं माना जाएगा कि हाँ वयस्क जनसंख्या या 18 से ऊपर वाली जनसंख्या, जी नहीं, बिल्कुल कुल जनसंख्या से कुल राष्ट्रीय आय में अगर हम भाग देते हैं तो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। 20वां प्रश्न है दिन रात जिस कारण होते हैं वह है। ऑप्शन है भू परिक्रमण, भू परिभ्रमण, पृथ्वी का अक्षीय झुकाव, चंद्रमा का परिक्रमण। इसका सही उत्तर है भू परिभ्रमण यानी घूर्णन। इसे घूर्णन भी कहा जाता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना ही दिन रात का प्रमुख कारण होता है। जैसे पृथ्वी अपने अक्ष के सापेक्ष में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है और इस पूरे घूमने के क्रम में 24 घंटे का समय लगता है, जिसके कारण दिन रात की अवधि जो है वो 24 घंटे की मानी जाती है, जिसे पृथ्वी की घूर्णन गति भी कहा जाता है और इसे परिभ्रमण कह करके भी संबोधित किया जाता है। अब इसके अलावा एक गति और है पृथ्वी की जो सूर्य के चारों ओर चलती है, जिसे हम लोग परिक्रमण कहते हैं और इस गति के कारण जो है वो मूल रूप से वर्ष होता है, यानी एक वर्ष जो बीतता है वह उसका मूल कारण जो है ये परिक्रमण है। इसके अलावा मौसम में परिवर्तन का भी मूल कारण परिक्रमण ही होता है। आते हैं 21वां प्रश्न। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नेमुडी किस पहाड़ी पर स्थित है? नीलगिरी की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी, पालनी की पहाड़ी। इसका सही उत्तर है अन्नामलाई की पहाड़ी पर ही अन्नेमुडी चोटी स्थित है। दक्षिण भारत की ये सबसे ऊंची चोटी है और यह अन्नामलाई की पहाड़ी पर है। इसकी ऊंचाई 2696 मीटर है और ये आप देख रहे हैं यहाँ पे तो तमिलनाडु और केरल के ये सीमा पर स्थित है। 22वां प्रश्न है मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा गया है, गारो, खासी और जयंतिया। ये पहाड़ियों का जो विभाजन किया गया है ये किस आधार पर किया गया है? ऑप्शन है वनस्पतियों के आधार पे, वर्षा की मात्रा पर, स्थलकृति के आधार पे या जनजातियों के आधार पे। इसका सही उत्तर है जनजातियों के आधार पे। वास्तव में इन 3 पहाड़ियों पर 3 जनजातियां गारो, खासी एवं जयंतिया निवास करती है, जिसके कारण इन पहाड़ों का नामकरण भी इसी नाम से किया गया है।
आते हैं 23वां प्रश्न। ग्रीष्म ऋतु में पूर्वी भारत में चलने वाली तीव्र एवं आर्द्र हवाओं को पश्चिम बंगाल में किस नाम से जाना जाता है? तो आपको पता है कि ग्रीष्म ऋतु में तेज हवाएं चलती है, इन्हें अलग अलग नामों से अलग अलग क्षेत्रों में बुलाया जाता है। पश्चिम बंगाल में इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है नॉर्वेस्टर, काल बैसाखी, कॉफी वर्षा, आम्र वर्षा। इसका सही उत्तर है काल बैसाखी। मूल रूप से बंगाल के क्षेत्र में यानी पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन हवाओं को काल बैसाखी कहकर संबोधित किया जाता है। वहीं पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर कहा जाता है, कर्नाटक में इसे कॉफी वर्षा तथा केरल में आम्र वर्षा कह के संबोधित किया जाता है। आते हैं 24वें प्रश्न की ओर। केरल से लगे तटीय भाग को किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट, मालाबार तट, केनरा तट, कोकन तट। इसका सही उत्तर जो है वो है मालाबार तट। ये जो आप तटीय क्षेत्र देख रहे हैं, ये कोस्टल एरिया जो है वो भारत का 9 राज्यों से मुख्य रूप से संपर्कित है। इसमें जो केरल के ये तटीय भाग है इसे मालाबार तट कहा जाता है, जबकि इस तरफ तमिलनाडु से संबंधित जो तट है उसको कोरोमंडल तट कहा जाता है। ये दोनों ही तट काफ़ी फेमस तट है। इसके अलावा जो कोकन तट है जो मुंबई और गोवा क्षेत्र में मुख्य रूप से विस्तृत है और इस तट से भी संबंधित तट को जो है काफ़ी चर्चित माना जाता है। कर्नाटका क्षेत्र का ये तट ये भी काफ़ी ज़्यादा कोकन तट जो है ये प्रचलित है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। बादामी क्रांति का संबंध किसने उत्पादन से संबंधित है? तो किसके उत्पादन से संबंधित है? ऑप्शन है उर्वरक उत्पादन, फलों उत्पादन, मूंगफली उत्पादन, मसाला उत्पादन। तो बादामी क्रांति का संबंध जो है वो मसाला उत्पादन से है, इसे याद रखेंगे। इसके अलावा अलग अलग क्रांतियों के संबंध में भी बताया गया, जैसे मिल्क व्हाइट रेवोल्यूशन, पोटैटो जो राउंड रेवोल्यूशन यानी गोल क्रांति, टोमेटो यानी लाल क्रांति। तो इसे आप एक बार पढ़ लेंगे। एक को सिल्वर या चांदी की क्रांति कहा जाता है। येलो क्रांति जो है वो ऑयल सीड से संबंधित है। 26वां प्रश्न है। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? तो 2011 की जनसंख्या के अनुसार ऑप्शन है बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर है बिहार। बिहार जो है वर्तमान में 2011 की जनसंख्या के अनुसार 1106 जनसंख्या घनत्व के साथ सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। इसके अलावा दूसरा स्थान पश्चिम बंगाल, तीसरा स्थान केरल और चौथा उत्तर प्रदेश का है। बात करें अगर 2001 की जनगणना की, तो 2001 की जनगणना में पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर हुआ करता था। 27वां प्रश्न है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? पर्णपाती वन, सदाबहार वन, शंकुधारी वन, ए और सी दोनों। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो क्षेत्र है वो वर्षा वाला एक क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि वो विषुवत रेखा के काफ़ी करीब है। इसलिए इस क्षेत्र में मूल रूप से अधिकांश वन जो है वो सदाबहार वन प्रवृत्ति के पाए जाते हैं। इसके अलावा यह समुद्र क्षेत्र में स्थित है, जिसके कारण इसके समुद्र तटीय भागों में मैंग्रोव वन भी पाए जाते हैं। आते हैं 28वां प्रश्न। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ अवस्थित है? तो भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर जो है वो लगाया गया है। ऑप्शन है ओडिशा, केरल, तमिलनाडु, हैदराबाद। तो इसका सही उत्तर है हैदराबाद में लगाया गया है। तो भारतीय सुनामी अग्रिम चेतावनी केंद्र हैदराबाद में अवस्थित है। यह 2007 से काम कर रहा है और आपको पता है कि 2004 में भीषण सुनामी जो है वो भारत में आया था। 29वां प्रश्न है। यदि लोकसभा में बजट पारित नहीं होता है तो वित्त मंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है, प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है, पुनः बजट को संशोधित करने लोकसभा में रखना पड़ता है और चौथा है सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन डी। यदि लोकसभा में बजट पारित करने में सरकार विफल हो जाती है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। इसमें किसी व्यक्ति को इस्तीफा नहीं देनी होती, पूरी की पूरी सरकार जो है वो इस्तीफा देती है और पुनः सरकार का गठन किया जाता है। 30वां प्रश्न है। नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने के लिए राज्यसभा में उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन है 1/3, 1/4, 2/3, 3/4। तो यदि अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना है, नई अखिल भारतीय सेवाएं बनानी है, तो इसके लिए बिल जो है राज्यसभा में पेश होता है और राज्यसभा में पारित होने के लिए उस समय कम से कम 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। यानी 2/3 बहुमत से यदि इस बिल को पारित किया जाता है तभी नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जा सकता है। 31वां प्रश्न है। लोकसभा में गणपूर्ति या कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो गणपूर्ति से मतलब होता है वह संख्या जिसके बाद बैठक को लीगल माना जाता है। तो इसका सही उत्तर जो है वो है 1/10।
यानी 1/10 जो है वो लोकसभा एवं अन्य सभी सदनों के लिए 1/10 ही कोरम विशेष रूप से मान्य होता है। लोकसभा में गणपूर्ति के लिए कोरम संख्या 1/10 यानी 55 होता है, जबकि यानी 55 संख्या मिनिमम जो है उपस्थित होना चाहिए। राज्यसभा के लिए यही गणपूर्ति संख्या 25 होती है क्योंकि वो 1/10 है उसका। 32वां प्रश्न है, संसद के संयुक्त अधिवेशन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। संयुक्त अधिवेशन की कार्यवाही लोकसभा की प्रक्रिया नियमों के अनुसार संचालित होती है। धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए भी संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा के उपाध्यक्ष द्वारा किया जाता है। तो संसद के संयुक्त अधिवेशन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि जो संविधान संशोधन से संबंधित विधेयक है वो अलग अलग सदनों में पारित होते हैं। संयुक्त अधिवेशन केवल सामान्य विषयों पर ही बुलाया जाता है, यानी सामान्य विधेयक से संबंधित मुद्दों पर ही ये बुलाया जाता है। 33वां प्रश्न है, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक केंद्र सरकार के लेखाओं का प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देता है, जिसे वह संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखते हैं। इसके उपरांत संसद के किस समिति द्वारा इसकी जांच की जाती है? ऑप्शन है प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, विशेषाधिकार समिति, विनियम समिति। तो आपको पता होगा कि नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की जो रिपोर्ट होते हैं उसका जांच करने का अधिकार लोक लेखा समिति के पास है और लोक लेखा समिति के द्वारा ही इसका निरीक्षण किया जाता है। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। इसके अलावा अधीर रंजन चौधरी अभी वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं। आते हैं 34वें प्रश्न की ओर। भारत की संचित निधि पर भारित व्यय निम्नलिखित में से कौन नहीं है? ऑप्शन ए, राष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ता, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पेंशन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पेंशन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ता। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। इसका कारण ये होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फंड है संचित निधि का, इसमें रिटायर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पेंशन तो शामिल हो जाता है, लेकिन उच्च न्यायालय के वेतन एवं भत्ता उस समय राज्य सरकार से भारित होते हैं, क्योंकि जब वो राज्य सरकार के लिए कार्य कर रहे होते हैं, यानी राज्य के अंदर कार्य कर रहे होते हैं, तो उस राज्य सरकार से ही देय होता है। जब वो रिटायर हो जाते हैं तो उनका पेंशन जो है वो दिया जाता है मूल रूप से संचित निधि से। इसके अलावा राष्ट्रपति एवं सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित वेतन एवं पेंशन दोनों ही संचित निधि से संबंधित है। 35वां प्रश्न है, किसी राज्य के विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की संख्या से अधिक नहीं हो सकती है। ऑप्शन है 1/4 से अधिक, 1/3 से अधिक, 2/3 से अधिक, 3/4 से अधिक। तो इसका सही उत्तर है 1/3 से अधिक। आपको पता भी होगा कि विधान परिषद जो गठन होता है उसमें न्यूनतम सदस्य संख्या 40 होनी चाहिए, जबकि अधिकतम सदस्य संख्या वहाँ के विधानसभा की 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी अगर किसी राज्य में विधानसभा की कुल 100 सीटें अगर हैं तो वहाँ पर 40 से कम नहीं रखेंगे, तो इसलिए 40 रखना ही होगा। और यदि 200 है तो इसका 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी 40 से लेकर के 1/3 के बीच में ही रखा जाता है। आता है 36वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? डोबे-राइडनर जो कि त्रिक नियम से संबंधित है, न्यूलैंड्स अष्टक सिद्धांत से संबंधित है, मोस्ले आधुनिक आवर्त सारणी, और हाइजेनबर्ग जो है अपवर्जन नियम से संबंधित है। तो निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है, यानी सही सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, क्योंकि हाइजेनबर्ग द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था वो दिया गया था अनिश्चितता का सिद्धांत, जबकि पाउली जो है वो है अपवर्जन के नियम के प्रतिपादक। तो ये विज्ञान क्षेत्र से संबंधित प्रश्न है, इसे याद रखें। 37वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1, फ्यूज को सदैव परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ऑप्शन 2, विद्युत फ्यूज समांतर तांबा एवं टीन की मिश्र धातु से बना होता है। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 एवं 2 दोनों सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है दोनों गलत है। आइए जानते हैं। फ्यूज का जो परिपथ होता है वो समांतर श्रेणी में नहीं, बल्कि जो परिपथ में श्रेणी क्रम होते हैं उसमें जोड़ा जाता है। इसके अलावा विद्युत फ्यूज का जो तार होता है वो तांबा टीन का मिश्र धातु नहीं होता है, बल्कि सीसा टीन के मिश्र धातु से बना होता है। और फ्यूज के तार का गलनांक एवं प्रतिरोध दोनों कम होता है। आते हैं 38वें प्रश्न की ओर। AB रक्त समूह में
क्या पाया जाता है या क्या नहीं पाया जाता है। ऑप्शन है एंटीजन नहीं रहते हैं, एंटीबॉडी नहीं रहते हैं, ना तो एंटीजन और ना ही एंटीबॉडी रहते हैं, एंटीजन तथा एंटीबॉडी दोनों पाए जाते हैं। तो ये रक्त समूहों के संबंध में एक अंतर देखा जाता है। इसका सही उत्तर जो है वो एंटीबॉडी नहीं रहते हैं, तो इसका सही उत्तर जो है वो एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। इस फिगर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर जो ब्लड ग्रुप ए है तो वहाँ एंटीजन जो है वो बी पाया जाता है, और अगर ब्लड ग्रुप बी है तो यहाँ एंटीजन ए पाया जाता है। इसके अलावा जो है ए ग्रुप में जो है इसमें एंटीबॉडी भी पाया जाता है, सॉरी एंटीबॉडी जो है वो बी और एंटीबॉडी ए, और इसके अलावा एंटीजन भी पाया जाता है। जबकि अगर ग्रुप ए बी होगा तो उसमें जो है एंटीबॉडी नहीं रहते हैं और एंटीजन जो है वो दोनों होते हैं। जबकि ब्लड ग्रुप ओ अगर होगा तो वहाँ पे क्या होगा कि एंटीजन दोनों पाए जाएंगे, एंटीबॉडीज, जबकि एंटीजन जो है वो नहीं होता है। तो इस टेबल को थोड़ा सा याद कर लेंगे, ये एंटीबॉडीज का है, ये एंटीजन का है, और इस टेबल को अच्छे से याद कर लेंगे, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में बंट जाती हैं क्योंकि प्रिज्म की दोनों सतहों पर किरणों का अपवर्तन होता है, प्रिज्म की दोनों सतहों पर किरणों का विचलन होता है, प्रकाश की किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। इसका सही उत्तर है प्रिज्म की दोनों सतहों पर किरणों का विचलन होता है। आपको पता है कि प्रिज्म से जब प्रकाश की किरणें गुजारी जाती हैं तो दोनों ही सतहों पर जाने के बाद जो प्रकाश के अलग अलग रंग होते हैं उनका तरंगदैर्घ्य मान अलग अलग होता है, जिसके कारण वो विचलन करते हैं। और जब ये प्रिज्म से बाहर निकलते हैं तो जिसमें अधिक विचलन होता है वो नीचे चले जाते हैं और जिसमें कम विचलन होता है वो ऊपर रह जाते हैं, और इस प्रकार से 7 रंगों की श्रृंखला आपको दिखाई देती है। 40वां प्रश्न है, उत्प्लावन बल निर्भर करता है द्रव की गहराई पर, विस्थापित द्रव के घनत्व पर, विस्थापित द्रव के आयतन पर, विस्थापित द्रव की भार पर। तो उत्प्लावन बल जो निर्भर करता है वो विस्थापित द्रव के घनत्व पर करता है। आइए देखते हैं, जैसे अगर ये लिक्विड अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ा होगा तो कोई वस्तु जो है इसमें नहीं डूबेगी। जैसे लवण घुले हुए नमक में कोई वस्तु कम डूबती है, जबकि वही शुद्ध जल होता है तो उसमें अधिक डूबती है। यानी विस्थापित द्रव का जो डेंसिटी होगा वो डिसाइड करता है कि उत्प्लावन बल कैसा रहेगा। उत्प्लावन बल विस्थापित द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। तरल का घनत्व जितना अधिक होगा उत्प्लावन बल उतना ही अधिक लगेगा और वस्तु द्रव में तैरेगी। आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है यदि कोई वस्तु किसी तरल में आंशिक या पूर्ण रूप से डूबी है तो उसके भार में कमी होती है। भार में यह कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। 41वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है। ऑप्शन है कार्बन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन। इसका सही उत्तर है हाइड्रोजन। सभी अम्लों में हाइड्रोजन तत्व निश्चित रूप से उपस्थित होता है। इसी कारण धातु के साथ अभिक्रिया करने पर लगभग सभी अम्ल हाइड्रोजन गैस जो है वो छोड़ते हैं या उत्सर्जित करते हैं। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन। किसी पदार्थ का अपचयन होता है यदि उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो, हाइड्रोजन की वृद्धि हो, हाइड्रोजन की कमी हो, ए तथा सी दोनों। तो इसका सही उत्तर जो है वो ऑप्शन सी है। आइए सबसे पहले इसको समझ लीजिए। उपचयन जो है, उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीकरण। किसी भी वस्तु में ऑक्सीकरण कब होगा? जब इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होगी और हाइड्रोजन की कमी होगी। वहीं इसका एक दूसरा शब्द होता है अपचयन। अपचयन क्या होता है? तो इसको हम लोग कहते हैं अभिक्रिया। अभिक्रिया में क्या होता है? तो ऑक्सीजन की कमी होती है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। तो यानी दोनों ही अपोजिट होते हैं। यहाँ पर आपको फिगर से समझ में आ रहा होगा। ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये दोनों को आप आसानी से समझ सकते हैं और इन दोनों के माध्यम से आप याद कर सकते हैं कि जो ऑक्सीडेशन है उसमें इसकी वृद्धि होगी और इसकी कमी होगी, जबकि अगर यह अपोजिट आएगा तो ऑक्सीजन की कमी होगी और हाइड्रोजन की वृद्धि होगी। 43वां प्रश्न है, चोट लगने पर रक्तस्राव को रोकने एवं रक्त जमने में कौन सा तत्व सहायक है? रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, लिम्फोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। इसका सही उत्तर है थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स जो है ये एक प्रकार का प्लेटलेट्स होता है और यह जो है ब्लड को रोकने में, यानी एक प्रकार से ब्लड को जो जमने में जो है मदद करता है और ब्लड को बाहर निकलने में जो है रोकता है। तो इस प्रकार से इसका मुख्य कार्य जो है शरीर में उपस्थित हार्मोन और प्रोटीन को उपलब्ध कराना तथा ब्लड के रिसाव को रोकना है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। 44वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस
एक की एक समान बीमा नहीं होती है। ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा, घनत्व एवं विशिष्ट घनत्व, फोकस दूरी एवं ऊंचाई, गुरुत्वीय बल एवं घर्षण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, घनत्व एवं सापेक्षिक घनत्व यानी विशिष्ट घनत्व का जो बीमा होता है वो दोनों एक समान नहीं होता है, जबकि क्योंकि सापेक्षिक घनत्व का कोई बीमा नहीं होता है, तो यही कारण है कि बीमा वाले बाकी जो अन्य ऑप्शन देख रहे हैं उन सभी का बीमा जो है एक समान होता है। 45वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो हार्मोन पादप और जंतु में अलग अलग हार्मोन पाए जाते हैं, तो इसमें से कौन सा पादप हार्मोन है? ऑप्शन है इंसुलिन, थायरॉक्सिन, साइटोकाइनिन, एस्ट्रोजन। इसका सही उत्तर है साइटोकाइनिन। आइए यहाँ पे देखते हैं हम लोग। तो पौधों में मुख्यतः 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं, वे है ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, थाइलिन एवं एबिसिसिक अम्ल। तो इस प्रकार से जो अम्ल होते हैं वो कुछ ऐसे अम्ल होते हैं जो केवल पादप में पाए जाते हैं और कुछ ऐसे अम्ल होते हैं जो हार्मोन होते हैं जो जंतु में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये प्रमुख हार्मोन है जो पादप के हार्मोन है। 46वां प्रश्न है, मोमबत्ती का जलना किसका उदाहरण है? ऑप्शन रासायनिक परिवर्तन का, भौतिक परिवर्तन का, ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन सी, मोमबत्ती का जलना। कई बार आपने पढ़ा होगा कि रासायनिक उदाहरण है, लेकिन आइए इसको थोड़ा सा समझते हैं। ये जो आग की लौ होती है ये केमिकल चेंज को दिखाता है। जैसे मोमबत्ती का जलना मतलब दहन की प्रक्रिया होना, यानी आग लगने की प्रक्रिया होना, और दहन एक प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन लिया जाता है और फिर आग जलता है। जबकि ये जो मोमबत्ती है इसको आप पिघलते हुए देख रहे हैं, ये मोमबत्ती का पिघलना जो है ये वास्तव में ये पिघल करके पुनः मोम में परिवर्तित हो जाता है। तो यानी एक मोम से दूसरे मोम में परिवर्तित होना ये फिजिकल चेंज यानी भौतिक परिवर्तन को दर्शाता है। इस प्रकार से ये मोमबत्ती का जलना रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन दोनों का उदाहरण है। आते हैं 47वां प्रश्न में, निम्न में से कौन यूकैरियोटिक कोशिका के संबंध में सही नहीं है? तो सबसे पहले जान ले यूकैरियोटिक कोशिका कैसे होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वो होती हैं जो सूक्ष्म जीवों के अंदर पाए जाते हैं, और यूकैरियोटिक कोशिकाएं वो होती हैं जो विकसित जीवों में, जैसे पेड़ पौधे और जीव जंतु में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं वो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। ऑप्शन है इसके संबंध में जो सही नहीं है उसे चुनना है। यह सेलुलोज की बनी होती है, इसमें 80 प्रकार के राइबोसोम उपस्थित होते हैं, इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, और चौथा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोप्लास्ट में होती है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, ये गलत है क्योंकि जो मानवीय एवं जंतु कोशिका होते हैं या पादप कोशिका होते हैं उसकी सबसे बड़ी गुण यही होता है कि इसमें केंद्रक होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं होता है। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक अवश्य रूप से पाया जाता है। इसके अलावा ये सेलुलोज का भी बना होता है, इसमें राइबोसोम होते हैं, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें जो है सेल वाल, सेल मेम्ब्रेन आदि पाए जाते हैं, और जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ये भी इसमें पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये यूकैरियोटिक कोशिकाएं के अन्य सभी गुण हैं। 48वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्य का मात्रक जूल है, शक्ति का मात्रक वाट है, ऊर्जा का मात्रक न्यूटन है। कौन सही है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3, 1 और 3। इसका सही उत्तर है कि इसमें जो कौन सही नहीं है, तो 3 जो है वो सही नहीं है और 1 एवं 2 जो है वो सही है। क्यों? क्योंकि कार्य का मात्रक जूल होता है, ये सही है। शक्ति का मात्रक जो है वो वाट होता है, ये भी सही है। लेकिन ऊर्जा का मात्रक वही होता है जो कार्य का मात्रक होता है। इस प्रकार से ऊर्जा का मात्रक भी जूल होगा, और यही कारण है कि ऑप्शन सी जो है वो गलत है। आते हैं 49वें प्रश्न के, निम्न में से कौन रुधिर ब्लड के कार्य नहीं है? तो ब्लड के कार्यों में ऑप्शन है ऑक्सीजन का परिवहन, भोज्य पदार्थों का परिवहन, जल का असंतुलन, हार्मोन्स परिवहन। तो ब्लड जो होता है वो मूल रूप से परिवहन का कार्य करते हैं और शरीर में विभिन्न चीज़ों का परिवहन करते हैं। आइए समझते हैं इसको। तो रुधिर यानी ब्लड ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं, भोज्य पदार्थों का परिवहन करते हैं, उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करते हैं, हार्मोन का परिवहन करते हैं, रोगों के प्रति हमारी क्षमताओं को बढ़ाते हैं, शरीर का टेम्परेचर बनाए रखते हैं, इसके अलावा रक्तस्राव को रोकने का काम करते हैं, और जल के संतुलन यानी शरीर में जो पानी की कमी है उसको भी मेंटेन रखने का प्रयास करते हैं। यानी जल के असंतुलन को नहीं बल्कि जल के संतुलन को बनाने का कार्य जो है वो किया जाता है ब्लड के द्वारा, असंतुलन को नहीं बल्कि संतुलन को। इसीलिए ये जो है ऑप्शन गलत है।
50वां और आज का लास्ट प्रश्न है हमारा, ब्रोंकाइटिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ऑप्शन है फेफड़ा, श्वास नली, मस्तिष्क, अस्थिमज्जा। इसका सही उत्तर है फेफड़े। फेफड़ा को प्रभावित करने वाले रोगों में ब्रोंकाइटिस प्रमुख रोग है। इसके अलावा निमोनिया, टीबी आदि रोग भी मुख्य रूप से शरीर के जो है फेफड़े हैं उसको प्रभावित करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये प्रश्न उत्तर का श्रृंखला आपको ज्ञानवर्धक लगा होगा